नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं इनसाइड प्रेस न्यूज़ के साथ और मैं हूं अंकित केसर। दर्शकों, इनसाइड प्रेस के साथ आज खासूसी बात करने के लिए उपस्थित हैं ज़िला राजौरी के भाजपा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र गुप्ता जी। इनसे कुछ इश्यूज़ को लेकर हम आज बात करेंगे, तो चलिए इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात चल रहे हैं। सर, आपका वेलकम है इनसाइड प्रेस न्यूज़ में। थैंक यू जी। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल रहेगा आपसे कि भाजपा के मैनिफेस्टो में था सबसे पहले कि 370, 35 से और साथ ही साथ राम मंदिर, जो कि हिंदुओं की आस्था के साथ जुड़ा हुआ एक मुद्दा था। तो ये तीनों चीज़ें जो है भाजपा ने कर दिखाई, तो क्या कहना है इस पे आपका? अंकित जी, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा 370 की। हम जब से पैदा हुए हमने एक बीजेपी का मैनिफेस्टो स्लोगन देखा कि 370 तोड़ दो। तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, खासकर नरेंद्र भाई मोदी जी को, जो इस वक्त हमारे इस देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आते ही पहले 5 साल जब हमें सरकार करने का मौका मिला तो उन्होंने जो छोटी छोटी चीज़ें थी, बिजली, पानी, इस तरफ लोगों का ध्यान दिया। शौचालय नहीं थे हमारे घरों में, उस तरफ ध्यान दिया। 5 सालों में जो बेसिक हमारी ज़रूरतें थी वो पूरी करने की कोशिश की। दूसरा टेन्योर जो हमें मिला नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जो हमारे मैनिफेस्टो है, जो हम पिछले 70 साल से चीज़ें कहते आ रहे हैं कि जब भी हम सत्ता में आएंगे ये चीज़ें ख़त्म करेंगे। हमारा पहला इशू था इस जम्मू कश्मीर में 370 का लगना। जैसे ही हम 1947 में आज़ाद हुए, 1947 में आज़ाद हुए, हमारे नेताओं से उस वक्त की क्या मजबूरी रही, क्या उनसे गलती हुई कि उनने इस चीज़ को 370 को जोड़ के एक हमारे गले में फांसी लगा दी थी। मगर उस पर एक वर्ड भी लिखा गया था, ये टेम्परेरी है। मगर मैं बड़े अफसोस से कहूँगा कि 370 को हटाते हटाते हमें 70 साल लग गए। 70 साल के बाद ये जो एक, मैं कहूँगा कि इस हमारे माथे पे एक कलंक था 370 का। दूसरा इशू था आपका राम मंदिर का। राम मंदिर का अंकित जी मैं कहूँगा कोई इशू को भाजपा का इशू नहीं है। ये 492 साल पहले मीर बाकी ने आके वो वहाँ पे एक बाबरी नाम की मस्जिद जो है राम मंदिर को तोड़ के बनाई। तो तब से इस पे संघर्ष हो रहा है। तब से जो हिंदू मेजॉरिटी है इस हिंदुस्तान की, उसका मानना रहा है कि यहाँ हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी की जन्मस्थली है, वो कहीं और नहीं हो सकती। मंदिर कहीं भी हो सकता है, दुनिया के किसी कोने में मंदिर हो सकता है, मगर भगवान राम की जो जन्मस्थली है वो यहीं पे होगी। मैं कहूँगा कि 1986 के बाद जो दौर हमने देखा है, इस एजिटेशन ने जोर पकड़ा। 1992 में वो जो वहाँ पे एक ढांचा था उसको वहाँ पे गिराया गया। उसके बाद ये हमारे सामने है कि इस देश की सबसे बड़ी सुप्रीम अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया पूरे, जिसमें लिखा कि ये राम जन्मभूमि है और यहाँ पे राम जन्मभूमि है और यहाँ पे मंदिर का शिलान्यास हो। मैं कहूँगा कि पिछले 5 अगस्त को ही अपने नरेंद्र भाई मोदी जी ने वहाँ पे जाके भूमि पूजन करके उस मंदिर का शिलान्यास किया। मैं कहूँगा कि बड़े अच्छे ढंग से, एक कानूनी तरीके से वहाँ पे मंदिर बन रहा है, ना कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से, ना कि कोई चीज़ छीन के बन रहा है। राजेंद्र जी, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। आप जिस तरह से कह रहे हैं, सिर्फ नारे नहीं थे, वादे जो थे उन्हें भी निभाया है भाजपा ने। तो जब यूटी बनी तो उसके बाद लोगों को एक उपेक्षा थी कि शायद जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, नौकरियाँ दी जाएंगी। जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष भी कहते थे यहाँ पे नौकरियाँ दी जाएंगी बहुत सारी, लेकिन आज भी युवा सड़कों पर है, ऐसा क्यों? अंकित जी, जैसे हम सबको पता है 5 अगस्त 2019 को 370 को अलविदा कही गई। ये 5 अगस्त 2020 को 1 साल पूरा हुआ है, 365 दिन पूरे हुए हैं। इसमें हम अगर चाहें देखें तो लगभग 6 महीने जो है हमारे ये कोविड-19 ने खा लिए हैं। इस देश की नहीं, पूरी दुनिया की जो डेवलपमेंट है, एक ज़िंदगी है, वो रुक सी गई है पिछले 6 महीने। हमें मान के चलना पड़ेगा कि 6 महीने ही हुए यूटी को एक किस्म के बने हुए, अगर डेवलपमेंट के हिसाब से देखना है। आपने देखा हुआ जैसे यूटी बनी, बड़ी थोड़ी देर के बाद हमें 50,000 नौकरियों का अनाउंसमेंट होगी। मगर उसके बाद ही आप देखेंगे कि कोविड-19 का ऐसा प्रकोप इस दुनिया में आया कि जिस वजह से ये मैं मान के चलूँगा कि डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर की नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की डेवलपमेंट जो है वो रुकी। उसको थोड़ी सी लगाम सी
लगी। जैसे जैसे कदम बढ़ रहे हैं, मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर जो है, जैसे हिंदुस्तान के बाकी शहर, बाकी स्टेटें जो हैं हमारी डेवलप हैं, जो 70 साल में जम्मू कश्मीर नहीं हो पाया, इसीलिए नहीं हो पाया कि यहाँ 370 था। मैं कहूँगा 370 टूटने के बाद डेवलपमेंट शुरू होगी, डेवलपमेंट का दौर शुरू होगा। ये कोविड-19 जैसे ठीक होता है, डेवलपमेंट का दौर जो है शुरू होगा। मगर मैं एक बात आपकी इसके साथ साथ जोड़ता चलूँ, डेवलपमेंट हुई भी, डेवलपमेंट हमें देखनी है कि यहाँ पे एक दो बार हमने अपनी लाइफ में देखा कि सरपंचेस के इलेक्शन हुए, सरपंचेस के इलेक्शन हुए, मगर उनको एक पैसे की ताकत नहीं थी। ये 370 टूटने के बाद फर्स्ट टाइम है कि अगर सरपंच जीता है तो उसके कलम में ताकत आई है। डीडीओ पावर्स उसको दी गई हैं, ड्राइंग डिस्पर्सिंग पावर्स उसको दी गई हैं। वो पैसे जो है वो किसी का बिल जो है विड्रा कर सकता है, जो पूरे हिंदुस्तान में कानून था वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। पिछले हफ्ते ही हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने एक आर्डर निकाला है कि 25 लाख रुपया CD फंड जो है वो अपने जो हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट का चेयरपर्सन है उसके डिस्पोजल पे रखा जाएगा। मैं कहता हूँ अगर ये 370 रहते हुए नहीं मिले तो ये फ़ायदा है। अगर 370 टूटने के बाद मिला है तो गांव के एक बंदे को सरपंच की ताकत मिली है, गांव के एक बंदे को VDC चेयरपर्सन की ताकत मिली है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लगातार देख रहे हैं हम कि भाजपा के जो सरपंचेस हैं या फिर भाजपा के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, कश्मीर के अंदर उनकी किलिंग हो रही है। तो क्या लगता है कि सिर्फ भाजपा के ही जो साथ लोग जुड़े हैं उन्हें ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसके पीछे क्या आपको रीज़न लग रहे हैं? अंकित जी, मैं इसको भी आपको अगर बताऊं कि जब से नरेंद्र भाई मोदी जी ने 6 साल हो गए हमें सरकार संभाले हुए, तब से आप एक बात मानेंगे कि कश्मीर में मिलिटेंसी जो है आसमान से पे पहुंची हुई थी, नीचे ज़मीन पे नरेंद्र भाई मोदी लाने उसको कामयाब हुए हैं। आज कोई भी वहाँ पे मिलिटेंट है उसकी लाइफ 2-3 महीने रह गई है। आज वहाँ जो एरिया कमांडर बनता अनाउंस पहले बाद में होता है, हमारी फ़ौज जो है उसको पहले मार देती है। मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी रिलीफ है कि मिलिटेंसी को हमने ज़ीरो पे लाया। ये दुनिया को सिग्नल दिया है कि मिलिटेंसी जो है उस पर हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। अब ये जो आप बातें कर रहे हैं कि पिछले दिनों भी हमारा भाजपा का एक बहुत बड़ा नेता मारा गया, अब हमारे सरपंच और एक्स हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं भाजपा डिस्ट्रिक्ट के, उनको मार दिया गया। मैं ये कहूँगा कि ये मिलिटेंटों की और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसकी फ्रस्ट्रेशन है। अब वो उसकी चाह जो है वो पूरी नहीं हो रही। ये बुज़दिली का काम है कि कोई किसी के घर में एक मिलिटेंट घुसेगा तो उसको मार के चलाएगा। मैं कहूँगा ये कोई दलेरी वाला काम नहीं है, ये कोई बड़ा कोई जिंदा दिली वाले काम नहीं, ये बुज़दिलों वाला काम है। मैं आपके चैनल के थ्रू भी अपनी सरकार से एक डिमांड करता हूँ कि जो कश्मीर के लोग हैं, जो कश्मीर के हमारे किसी भी पार्टी से जुड़े लोग हैं, उनको अच्छे से उनकी जो है सहायता की जाए, उनको पूरी तरह उनकी सिक्योरिटी का अरेंज किया जाए ताकि जो हम मिलिटेंट्स हैं वो हमारे उन बेगुनाह लोगों पे हाथ ना डाल सके। जिंदर जी, जहाँ एक तरफ सरकार ये भी बोल रही है कि कश्मीरी पंडित हैं जो उन्हें वापस से जो है कश्मीर के अंदर सेटल किया जाएगा, तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि अगर भाजपा के जो नेता हैं उन्हें ही अगर सरकार जो है सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है? आए दिन देखा जा रहा है कि सरपंचेस को मारा जा रहा है, भाजपा से जुड़े हुए लोगों को मारा जाए, तो इसकी चीज़ की क्या सिक्योरिटी है कि कश्मीरी पंडित अगर वापस रीसेटलमेंट उनकी होती है कश्मीर के अंदर, वो वहाँ पर सेफ़ रहेंगे, पहले की तरह उन्हें नहीं मारा जाएगा? देखिए अंकित जी, बहुत वाजिब और मैं कहूँगा बड़ा दुखदाई सवाल है ये कि वो दौर आप याद करें 1990 का, जब वहाँ से 5 लाख हमारे कश्मीरी भाइयों को, मैं कहूँगा कश्मीरी भाई, उनको वहाँ से रात के 12 बजे धक्के दे के वहाँ से निकाल लिया गया। वहाँ पे हमारी बहनों की, हमारी माताओं की इज़्ज़त लूटी गई, वहाँ हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, वहाँ पे बड़े बड़े स्लोगन दिए गए। वो काली रात जो है वो हम नहीं कभी भूल पाएंगे। तब की सरकारों ने वहाँ स्टैंड नहीं लिया अंकित जी। तब उन सरकारों को स्टैंड लेना चाहिए था कि ये 5 लाख कश्मीरी अपने घर से बेघर ना हो। अगर हुए भी थे कहीं किसी कारण तो बात बनती थी कि वो 2-4 महीने में दोबारा जाके अपने घरों में सेटल्ड हो जाएंगे। इन चीज़ों की तरफ अंकित जी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया है। दूसरी तरफ आ जाएं हम नरेंद्र भाई मोदी जी को 6 साल की तरफ। नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहीं ना कहीं उनकी तरफ देखना शुरू किया है, मगर पानी पुल के नीचे से बड़ा बह चुका है।
30 साल के बाद उन लोगों का वहाँ जाना, अब वो कितना जाने के लिए वहाँ तैयार हैं, कितना वो जा पाते हैं, कितना नहीं जा पाते, ज़बरदस्ती हम किसी को नहीं ले जा पाएंगे। मगर भाजपा की साफ मानना है कि कश्मीरी भाई जो भी वहाँ पे जाना चाहेंगे उनको इज़्ज़त के साथ, मान सम्मान के साथ उनको वहाँ पे सेटल किया जाएगा और उनकी पूरी सिक्योरिटी का जो अरेंज है, मैं कहूँगा उनका नहीं, भारतवर्ष के किसी भी बाशिंदे की सिक्योरिटी का अरेंज जो है भारतवर्ष की सरकार को करना चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि बीजेपी के कुछ लोगों को मारा जा रहा है, मैं कहूँगा ये फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। ये ऐसी गंदी हरकतें जो है कश्मीर में भी कर सकते हैं, मैं कहूँगा जम्मू में भी कर सकते हैं, राजौरी में भी कर सकते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन है। मगर उसके बाद हम ये मान के चलें कि जो आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, 7 साल पहले मिलिटेंसी का अरूज था, आज यहाँ ब्लास्ट हो रहा है, आज यहाँ 10 लोगों को मार दिया जा रहा है, आज यहाँ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को मार दिया जा रहा है, आज यहाँ पे डेली पथराव हो रहा है। उन सारी चीज़ों से हम इस देश को निजात मिली है। तो मैं कहूँगा 370 टूटने के बाद उस चीज़ पे बिल्कुल 100% रोकथाम लगी है। इन दिनों में हर एक की ज़ुबान पर हम जिस तरह से सुनते ही आ रहे हैं कि जिस दिन 370 का 1 साल मनाया जा रहा था, उसी दिन राम मंदिर का शिलान्यास भी रखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और उसी दिन एलजी जीसी मुर्मू जी का रिज़ाइन देना। इस चीज़ को आप क्या देखते हैं कि लोगों के इस सवाल का किस तरह से आप जवाब देंगे? अंकित जी, ये टोटली एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है, इसमें कोई पॉलिटिकली मेरे ख्याल को हमें देखने या सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सिर्फ लोगों की ज़ुबान पर ये चीज़ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई पॉलिटिकल फ़ैसला नहीं, ये टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ैसला है। हम ये मान के चल रहे हैं, जैसे मैं पिछले जिस दिन हुआ था 5 तारीख को ही जीसी मुर्मू जी का फ़ैसला और हमारे मनोज सिन्हा जी का हुआ था, मैं कह रहा हूँ कि शायद सरकार को उनको कहीं और अच्छी जगह ज़रूरत हो। जैसे मैंने सुनने में आया कि कहीं उनको CAG जो है भारत में वो बनाया जा रहा है, क्योंकि CAG जो है हमारे इसी के लास्ट महीने में रिटायर हो रहे हैं और ये फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं जीसी मुर्मू जी। मुझे लगता है जैसे मीडिया भी बता रहा है कि इनको CAG बनाया जा रहा है, तो कहीं आज सुबह सुबह मैंने पढ़ा भी है कि शायद उनको CAG अनाउंस भी कर दिया गया है। तो मैं कहूँगा ये कोई डिमोशन नहीं है, ये उनसे काम लेने की बात है। सरकार को लगा होगा कि ये यहाँ से ज़्यादा वहाँ इस देश का भला कर सकते हैं। हमें तो यही सबको कहना है कि जीसी मुर्मू जी भी बहुत बड़ी आदमी थे और मनोज सिन्हा जी जो आए हैं ये पॉलिटिकली बड़े मैच्योर से आदमी हैं, ये रेलवे मिनिस्टर रहे हैं, बड़ा इनका पॉलिटिकल मैच्योरिटी है इनके अंदर। ये आए हैं, ये जम्मू कश्मीर को और ऊंचाइयों की तरफ ले जाएंगे। जो जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की राह देख रहा है, उस राह पे ये उस पटरी को जोर से ले जाएंगे, ताकि यहाँ का जो युवा बेरोजगार है उसके मन में, उसके दिमाग में एक सेटिस्फेक्शन आए कि मेरा फ्यूचर जो है जम्मू कश्मीर में अच्छा है। जम्मू कश्मीर में अच्छी इंडस्ट्री लाने की कोशिश की जाए, जम्मू में अच्छे हॉस्पिटल लाने की कोशिश की जाए, जम्मू में मैं कहता हूँ कि अच्छे स्कूल लाने की, अच्छे यूनिवर्सिटी लाने की कोशिश की जाए, क्योंकि 70 साल में इस 370 ने हमें बड़ा पिछाड़ा है भैया। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि कश्मीरी कुछ नेता ऐसे भी थे जो कहते थे कि अगर 370-35A को यहाँ से हटाया गया, यहाँ पे खून की नदियाँ बह जाएंगी, तिरंगा उठाने वाले वो हाथ नहीं रहेंगे। और अब ये भी कहा जा रहा है कि कुछ कश्मीरी नेताओं को जो है रिहा कर दिया गया PSA से। तो लेकिन एक महिला जो हमारी एक्स CM महबूबा मुफ्ती, उन्हें क्यों अंदर रखा गया? क्या हमारी जो गवर्नमेंट है वो उससे डर रही है तभी उसे बाहर नहीं निकाल रही है? इस तरह के सवाल कुछ जनता में से निकल रहे हैं, क्या कहना है इस पर आपका? अंकित जी, आपके बड़े वाजिब सवाल हैं, मगर मैं एक बात कहूँगा कि आपने कहा कि यहाँ पे थ्रेटनिंग की जाती थी कि अगर 370 के साथ हाथ लगाया गया, तोड़ना तो बड़ी दूर की बात थी, स्टेजों से स्पीच होती थी कि हाथ लगाया गया तो यहाँ पे झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। पहला मैं तो आपके सवाल का ये जवाब रहूँगा, हाथ नहीं लगाया गया, उसको पूरी तरह उठा दिया गया। और उसकी 1 सालगिरह पे आपने देखा होगा, परसों 5 अगस्त को मैं कहता हूँ कोई झंडे नहीं यहाँ फहराते, मगर 5 अगस्त को झंडे फहराए गए उन लोगों को जवाब देने के लिए कि भाई मेरे नहीं, 370 उठेगा, यहाँ झंडे भारत के फहराए जाएंगे। पहला जवाब ये था। दूसरा ये है आपका कि काफ़ी लोगों को, किसी को हाउस अरेस्ट किया गया, किसी को कुछ किया गया। वो जब सरकार बड़े फैसले लेती है, इस तरह के फैसले भी होते हैं। वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो इन फैसलों को देखती है। दूसरा जवाब आपका यह है कि जैसे जैसे काफ़ी नेता उससे रिलीज़ हो गए हैं, कहीं महबूबा मुफ्ती जी हैं वो अभी हाउस अरेस्ट हैं, उनको PSA या उनको कोई जेल में नहीं डाल के रखा हुआ है,
हाउस अरेस्ट हैं। जैसे ही जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की फैसला करेगी कि अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है या इनसे अब कोई ख़तरा नहीं है, जब उनको ये लग जाएगा ये कोई एंटी पार्टी एंटी जो नेशन है कोई एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, सबको रिहा कर दिया जाएगा। और मैं एक बात और जोड़ता चलूँ, मैं कहूँगा कोई भी भारत में जो रहने वाला है, जो एंटी नेशन बात करता है, जो एंटी नेशनल एक्टिविटी करता है, उसको सलाखों के पीछे भैया होना चाहिए। उसको उसके साथ हमारी कोई हमदर्दी नहीं, जिसकी देश के साथ हमदर्दी नहीं उसके साथ हमारी हमदर्दी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के धन्यवाद लिए। जी। तो ये थे राजेंद्र गुप्ता जी, ज़िला राजौरी के भाजपा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। बड़ी अच्छी बातों पर इन्होंने हमसे डिस्कस किया और कुछ लोगों के ऐसे सवाल थे जिनके लोगों को जवाब नहीं मिल पा रहे थे और उन सवालों के भी इन्होंने बड़ी ही संजीदगी के साथ जवाब दिए। और इसी तरह के जो जनता के सवाल हैं उन्हें आपके सामने रखेंगे और एक कोशिश करेंगे कि जनता के सवालों का जवाब दिया जाए। तो इसी तरह से आप देखते रहिए इनसाइड प्रेस न्यूज़ को और इसे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।